नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 जो है वो लोकसभा में पारित हुआ है। तो इसमें देखिए, ये बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही ये संसद में पेश किया गया है। तो अनुच्छेद 117(1) और 3 है क्या, तो थोड़ा देख लेते हैं। यह है वित्त विधेयक से संबंधित। तो अनुच्छेद 117(1) में कहा गया है कि अनुच्छेद 110 में दिए गए किसी भी विषय 110 जो होता है वो होता है मनी बिल। ये जो है ये है फाइनेंशियल बिल। मनी बिल जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ। वित्त विधेयक है, वो है पैसे विधेयक, ऐसा कुछ है। देख लीजिएगा आप एक बार, है ना, हिंदी उसका ट्रांसलेशन। तो वही अनुच्छेद 110 में दिए गए किसी भी विषय के लिए बंद करने वाला विधेयक या संशोधन जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा और ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 117(3) में कहा गया कि संचित निधि से होने वाले किसी भी व्यय से संबंधित जो विधेयक है वह राष्ट्रपति ने उस संसद से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की होगी, तभी वो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके विधेयक की मुख्य बिंदुओं पर। तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक मजबूती कानूनी फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार करना है। ऑनलाइन गेमिंग्स की श्रेणियाँ हैं। तो सबसे पहला ई स्पोर्ट, ये बहु खेल आयोजकों के भाग के रूप में मतलब ये खेले जाते हैं। इसका परिणाम केवल शारीरिक निपुणता और मानसिक चपलता पर निर्भर करता है। ऑनलाइन सोशल गेम, इसमें धन जीतने या दांव लगाने जैसी कोई भी बात नहीं होती। मनोरंजन, समय बिताने या कौशल को विकसित करके खेल खेले जाते हैं। तीसरा जो है वो है ऑनलाइन मनी गेम। ये खेलने के लिए शुल्क या पैसा देना होता है और बोल रहे हैं कि बदले में जो वो पैसा वो या अन्य इनाम वो जीतते हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि वो खेल चाहे कौशल पर आधारित हो भी सकता है या फिर कौशल पर आधारित नहीं भी हो सकता है, संयोग पर आधारित हो, ऐसा दोनों भी हो सकता है। तो वही ऑनलाइन मनी गेम्स जो है इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की भी स्थापना है। तो उसमें बोल रहे हैं कि ये करेगी नीतियों का समन्वय, विकास को सुनिश्चित और निगरानी एवं विनियमनों का पालन सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन ने व्यापार समझौते के लिए विचारार्थ विषयों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देख लेते हैं। इंडिया और यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, तो यही EAU है, के साथ FTA के संभावित एक सेकंड, यह है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो उसके साथ भारत FTA पर संभावित लाभ क्या क्या हो सकती हैं। तो आर्थिक लाभ भी है, जैसे ऑफकोर्स व्यापारिक संभावनाएं हमारी बढ़ेगी। 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था इन सबसे। बाजार तक पहुंच, नए नए अवसर मिलेंगे भारतीय जो निर्यातक हैं उनको। प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि, इसमें गैर बाजार अर्थव्यवस्था के मुकाबले मजबूत करेगा ये हमारे, है ना। MSME को विशेष लाभ होगा इससे। ऊर्जा साझेदारी अगर देखें तो फिर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। भारत का कुल कच्चे आयात जो तेल आयात है उनका 40% हिस्सा तो अकेले रूस ही पूरा कर रहा है फिलहाल। तो राजनीतिक लाभ भी होता है इससे, रणनीतिक लाभ। तो भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति और इससे मजबूत होगी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन अगर हम लोग थोड़ा देखें तो 2014 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रीटी के माध्यम से स्थापित की गई थी। तो देखिए इसमें कौन कौन कंट्री हैं। एक है रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया। तो बस याद रखिएगा ये 5 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण है सामरिक बल कमान के अधीन किया गया है। परमाणु कमान प्राधिकरण का ये हिस्सा है। अग्नि 5 जो है वो SSBM है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इस सरफेस मतलब सरफेस से सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल 3 चरणीय ठोस इंजन से मतलब ईंधन से चलती है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। DRDO ने विकसित किया है और ये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलों में से एक। तो उसके अलावा और कौन कौन 4 मिसाइल विकसित हुई है इसके अंतर्गत, तो पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश विकसित हुई है। याद रखिएगा, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश और अग्नि। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि MIRV सक्षम IRBM है। MIRV मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है जैसे ये एक मिसाइल है, तो जब ये जाएगी ना तो इसका वॉरहेड जो है ये बिल्कुल अलग अलग होके निकल आएगा। मतलब एक ही जगह पर नहीं, बल्कि यहाँ पर गिरा, कुछ यहाँ पर गिरा, कुछ यहाँ पर गिरा। तो इससे होगा क्या,
आप एक ही जगह पर अगर ये करते हैं ना, तो एक अगर आएगा उधर से, मान लीजिए एयर डिफेंस सिस्टम, तो आपको नष्ट कर सकता है। लेकिन आपका एक ही मिसाइल जाके अलग अलग जगहों पर एक साथ अगर अटैक करता है, तो इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और आपकी जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है अटैक करने की, है ना। नेक्स्ट जो बोल रहे हैं कि आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई पर ये पहुंचते हैं, फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तेज़ी से नीचे गिरते हुए लक्ष्य का हमला करते हैं। मिसाइल रेंज का वर्गीकरण हम लोग देखें तो सबसे पहला शॉर्ट रेंज 1000 किलोमीटर से कम, फिर मीडियम रेंज 1000 से 3000, फिर इंटरमीडिएट रेंज 3 से 5500 और लॉन्ग रेंज 5500 से अधिक। लॉन्ग रेंज को कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट जो है, संसदीय अस्थायी समिति ने नगर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा की समीक्षा की रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट पर थोड़ा नज़र डाल लिया जाए। विनियामक स्वायत्ता और मतलब क्षमता बढ़ाने पर बात की गई है। तो डीजीसीए में लगभग 50% स्टाफ की कमी है। तो डीजीसीए को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता देनी चाहिए और इसके लिए विशेष भर्ती तंत्र या संस्था बनानी चाहिए यूपीएससी से अलग। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थकान और स्टाफ की कमजोरी को दूर करने के लिए थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। निगरानी और प्रवर्तन तंत्र मजबूत करना है। विमान की जो उड़ान योग्यता है और एयरपोर्ट मानकों से कई मतलब खामियां निकल के आती है इससे। तो एक समयबद्ध तंत्र और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई जो है उनकी ज़रूरत है। बार बार होने वाली परिचालन जोखिमों को सुलझाना। तो इसमें बोल रहे हैं कि विश्लेषण और केंद्रित उपचारात्मक कार्यक्रम चलाई जा सकती है। नेक्स्ट है घरेलू रखरखाव, मरम्मत और काया पलट क्षमताओं का विकास। इसमें बोल रहे हैं कि आयातित पुर्जों पर उच्च कराधान, घरेलू एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा देना। एमआरओ मतलब घरेलू रखरखाव, मरम्मत और काया पलट क्षेत्र को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायोचित कार्य संस्कृति और विशल ब्लोअर सुरक्षा की मतलब स्थापना। तो भाई की गलतियों की रिपोर्टिंग को हतोत्साहित कर सकता है ये, है ना। अभी जो चल रहा है विशल ब्लोअर्स पर मतलब हमले किए जाते हैं, उन पर केस उस किया जाता है। तो उन्हें यही कहा है कि विशल ब्लोअर की सुरक्षा ढांचे की स्थापना की जानी चाहिए। या अगर किसी कंपनी में गलत काम हो रहा है तो वो आके बता सके ओपनली। नेक्स्ट है कि संसदीय समिति ने निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का समर्थन किया है। तो शिक्षा, महिला, बाल, युवा, खेल और संबंधी विभाग से संबंधित अस्थायी समिति ने ये बात की है। तो निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में वर्तमान स्थिति क्या है? हाशिए पर मौजूद समुदायों का अत्यंत कम प्रतिनिधित्व। तो बताया भाई कि 10% ओबीसी, 0.5% एससी और 0.8% एसटी का छात्र हैं बिट्स पिलानी में। एक बाधा के रूप में अधिक फीस, तो ये पता ही चल गया। नेक्स्ट है कि निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षण क्षेत्र का प्रभुत्व, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व आता है शिक्षण क्षेत्रों में। तो आशी 2021-22 के अनुसार भारत के 65% कॉलेज में निजी गैर सहायता प्राप्त है। मतलब सोचिए, आधे से ज़्यादा अधिक कॉलेज जो है वो निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेज हैं और इनमें 517 निजी विश्वविद्यालय मौजूद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की असक्षमता इस समय प्रदर्शित होती है ना। नेक्स्ट है कि निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए संवैधानिक विकास मतलब प्रावधान। तो सबसे पहला अनुच्छेद 15(5). तो उन्होंने यही कहा कि अन्य शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी को मतलब आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा फैसले भी कुछ दिए गए हैं, जैसे प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ में कहा गया है कि 15(5) की संवैधानिक वैधता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है। नेक्स्ट है कि सिफारिशें क्या क्या दी गई है वो समिति के द्वारा। तो समिति के द्वारा सिफारिश में सबसे पहला है कि संसद द्वारा कानून के माध्यम से आरक्षण को अनिवार्य बनाना। अभी मतलब निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ओबीसी हेतु 27%, एससी हेतु 15% और एसटी हेतु 7.5% आरक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी। आरक्षण से संबंधित पूरी जो आर्थिक जिम्मेदारी है उनको सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है उनका लाभ सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचा जा सके। जागरूकता और आउटरीच अभियान जिससे अधिक लोग इसमें भागीदार बन सकें। नेक्स्ट है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मंत्रियों को पद में हटाने से जुड़ा विधेयक संसद की संयुक्त समिति के विचार हेतु भेजा गया है। तो विधेयक की मुख्य बिंदुओं पर देख लेते हैं थोड़ा। तो मंत्रियों को हटाने के लिए कानूनी प्रावधान इसमें तैयार किया जाएगा ताकि संवैधानिक नैतिकता, सुशासन के सिद्धांत और जनता की संवैधानिक भरोसे की रक्षा की जा सके। तो ये 130वां संविधान मतलब संविधान संशोधन विधेयक है।
अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में राज्य मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। वो इन तीनों में ये संशोधन करेंगे। हटाने का आधार क्या क्या हो सकता है? तो अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लगातार 30 दिनों तक अगर हिरासत में रहे तो वो अपराध के 5 वर्ष या उससे अधिक मतलब सजा के योग्य होंगे। इसकी समय सीमा भी दी गई है कि हिरासत प्रक्रिया में अगर हिरासत प्रक्रिया हो जाने के 31वें दिन से उसकी शुरू की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि हटाने की प्रक्रिया जो है वो मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास होगा, लेकिन ये जो काम है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। अब देखिए, इसमें हटाने की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रियों के मामले में पद से हटाने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मामले में किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो 31वें दिन के बाद स्वतः पदमुक्त मान लिए जाएंगे। तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें तो प्रधानमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा सिफारिश दी जाएगी राज्यपाल को, लेकिन जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की ही, तो वह स्वतः 31 दिन बाद स्वतः मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है पुनर्नियुक्ति। तो रिहा होने के बाद ये पुनर्नियुक्त हो सकते हैं अगर राज्यपाल, उपराज्यपाल या फिर मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अगर फिर से नियुक्त किए जाते हैं मंत्रिमंडल के मतलब कहने पर, है ना। इसके बाद है कि मंत्रियों को पद से हटाने हेतु मौजूदा प्रावधान क्या क्या है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8, आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सज़ा है। विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि जिन अपराधों में 5 साल तक की सज़ा हो सकती है उनके आरोप तय होना ही अयोग्यता का आधार माना जाना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है नहीं। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 ये ना इस साल भी आया था, 2025 के मेंस में क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पर। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित हो चुका है। उसमें ये कहा गया है कि मदरसा बोर्ड को समाप्त करना और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण स्थापित करने पर प्रावधान है। तो इसमें ये बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान कुछ बताए गए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा देख लेते हैं ना। अब देखिए, अनुच्छेद 29(1), तो इनमें ये कहा गया है कि जो नागरिक है, याद रखिएगा कि किसी विदेशी के लिए नहीं है, ये नागरिक है, उनके किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। 29(2) में है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं। 30(1) में है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। फिर उसके बाद है 32, इसमें है कि सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध जो है केवल इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता कि धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के वो प्रबंधन में है। नेक्स्ट है कि लिपुलेख दर्रा। तो देखिए, भारत में जो अभी भारत चीन के साथ व्यापार शुरू हुआ है तो उनमें लिपुलेख दर्रा से भी एक व्यापार किया जाएगा। मैंने पिछले वाले करंट अफेयर्स में बताया था 3 जगह से व्यापार होगा, एक शिवकिला, एक लिपुलेख दर्रा और एक है नाथुला। तो देखिए, लिपुलेख जो दर्रा है वो 2020 में नेपाल ने एक संविधान संशोधन करके नया नक्शा जारी किया था और उनमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। तो लिपुलेख दर्रा ये है कि उत्तराखंड में है, भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग है, व्यापार और तीर्थ यात्रा मार्ग यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत रणभूमि दर्शन यानी युद्ध क्षेत्र पर्यटन पहल सूची में भी ये शामिल है, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट है कोयला गैसीकरण। तो देखिए, नीति आयोग ने इसमें चिंता जताई है। भारतीय कोयले की राख की मात्रा लगभग 30 से 45% होती है, जो बहुत ज़्यादा है कोयला गैसीकरण के लिए, क्योंकि और इसमें एल्यूमिना सिल्क की भी उच्च अनुपात पाया जाता है, जो कि कोयला गैसीकरण की कई वैश्विक प्रौद्योगिकियों के अनुपयुक्त हो जाती है। मतलब जो वैश्विक प्रणालियाँ इस पर चलाई जा रही है कोयला गैसीकरण से लेकर, उसमें इन प्रकार की जो राख की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी या फिर एल्यूमिना सिलिका का उच्च अनुपात, ये सब नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है कि इसमें यही बोला गया है कि कोयला गैसीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले कोयला को सिंथेटिक गैस में बदला जाता है, यही है कोयला गैसीकरण, नाम से पता चल रहा है ना, सिन गैस में। तो सिंथेटिक गैस का भी उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन, ऊर्जा दक्ष फ्यूल सेल तकनीक, मेथेनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस तथा उर्वरक जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण में।
देखिए, वैश्विक क्षमता केंद्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो ये बहुराष्ट्रीय संगठन या कंपनी जो होती है उनकी एक प्रकार से रणनीतिक इकाई होती है, और ये तकनीकी प्रतिभा और नवाचार के माध्यम से उन संगठन के विश्व में संचालन में मदद करती है। मतलब मान लीजिए अमेजोन कोई कंपनी है अमेरिका की, और अगर वो अमेजोन की कंपनी चाहेगी कि भारत में वो आके दिल्ली में कोई एक सेंटर खोले, नोएडा में, तो अगर वो यहाँ पर अपना सेंटर खोलते हैं तो उसको कहते हैं वैश्विक क्षमता केंद्र। पर उनकी जो ये होगी ना, ये मतलब नॉर्मल काम नहीं होगा, वहाँ पर कुछ कौशल से रिलेटेड काम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि फ़ोन कॉल्स ऐसे कर रहे हैं जिसमें क्षमता नहीं हो, कौशल की ज़रूरत ना हो, इसमें कौशल की ज़रूरत होनी चाहिए। तो उसको देखिए वैश्विक क्षमता केंद्र है ना। तो इसमें प्रमुख कारण क्या क्या भारत में स्थापित होने के, तो सबसे पहला कि संचालन लागत हमारे यहाँ बहुत कम है, इसका प्रतिभा की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है। तो पता चल गया ना, बस समझने की देरी है, बाकी तो वो तो समझ ही गए। खारे पानी की मगरमच्छ, तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी की मगरमच्छों की संख्या में अभी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो खारे पानी का मगरमच्छ देख लेते हैं, तो ये मगरमच्छ की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है। नेक्स्ट है कि ये उष्णकटिबंधीय से गर्म शीतोष्ण अक्षांशों तक हर जगह पाई जाती है। ये लीस्ट कंसर्न में है, आयुशियन रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। इसके बाद थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य, ये थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य जो है, पक्षियों की 9 नई प्रजातियां दर्ज की गई है यहाँ पर। तो थट्टेकट जो है पक्षी अभ्यारण्य, उसको सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि ये एर्नाकुलम जिला केरला में है, एर्नाकुलम जिला केरल, ये केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। और पेरियार और इडामलयार, पेरियार और इडामलयार नदियों से लगे कुछ क्षेत्रों में दलदली भूमि या वायल ये सभी भी प्राप्त होती है थड्डेकट पक्षी अभ्यारण्य, है ना। नेक्स्ट है सोलर टॉर्नेडो, टॉर्नेडो का मतलब आपको पता ही है। तो देखिए इसमें यही बोल रहे हैं, सोलर टॉर्नेडो जो है वो आयनित गैस यानी प्लाज्मा से बने होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा एक जगह स्थिर रहते हैं। और ये टॉर्नेडो, इसको टॉर्नेडो प्रोमिनेंस के रूप में भी जाना जाता है। ये 1.3 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ सकते हैं और 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर सकते हैं। इसके बाद है कि इसका तापमान जो है वो 2.5 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है और सूर्य की ध्रुवों पर स्थापित होता है और किसी भी समय देखा जा सकता है इन्हें। इसके बाद है कि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जो है उन्होंने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों को सरल बनाया है। तो न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का ये है कि भारत में जो सभी सूचीबद्ध कंपनियां हैं ये उन सभी पर लागू होती है, और उन सूचीबद्ध कंपनियों का कम से कम 25% जो शेयर है वो आम जनता यानी नॉन प्रमोटर शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि ये जो स्वामित्व है ना, कंपनी के स्वामित्व में अधिक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित हो, स्वामित्व में कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होने से रोकना, कॉरपोरेट गवर्नेंस और मतलब जो पारदर्शिता है उनको बढ़ावा देना, शेयरों के लेन देन के लिए बाजार में अधिक तरलता होना। इसके बाद है लास्ट जो है वियतनाम, उनकी मतलब मुझे कुछ खास दिखा नहीं। सबसे पहले नदियां हैं वो रेड और मेकांग नदियां बहती हैं यहाँ पर। पर्वत में अनामी पर्वत श्रेणी है, और यहाँ की होंग सोंग डुक गुफा, होंग सोंग डुक गुफा को विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात गुफा माना जाता है। वो कहाँ है? वियतनाम में, होंग सोंग डुंग गुफा। इसके बाद है हा लोंग बे, ये विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल वियतनाम में ही है। तो देख लीजिए वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई। यहाँ है साउथ चाइना सी, ये बॉर्डर शेयर करते हैं कंबोडिया के साथ। और ये कौन सा देश है? ये लाओस देश है, आई थिंक ये लाओस है। इसके बाद यहाँ है चाइना, और बस यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो इन्हीं देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर।